नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को बिना अनुमति रैली करने के एक मामले में जिग्नेश मेवाणी और 9 अन्य को एक मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने कहा है कि वह पुलिस की अनुमति के बिना जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा हुए सभी दोषियों को 3 महीने की कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है वो जुलाई 2017 का मामला है। 12 जुलाई 2017 को ऊना में कुछ दलितों की खुलेआम पिटाई की घटना का 1 वर्ष पूरा हुआ था। दलितों की पिटाई के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। 1 साल पूरे होने पर कई लोग वहां जुटे थे। मेवाणी और उनके सहयोगियों ने मेहसाणा से पड़ोसी बनासकांठा जिले के धनेरा तक एक आज़ादी कूच का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चेतावनी दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को वो अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने शर्त रखी है कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं और मुंबई में कई जगहों पर चलो अयोध्या लिखे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में बड़े अक्षरों में जय श्री राम भी लिखा गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक मुख्यमंत्री भी मनसे प्रमुख से नहीं मिले। सांसद ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और आम लोगों की भूमिका रही है और ठाकरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बात की जांच करेगा कि क्या राजद्रोह कानून की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। CJNV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो अपना जवाब शनिवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वो भी अपना हलफनामा सोमवार सुबह तक अदालत के पास सामने रखें। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को दिन में 2 बजे होगी। बता दें कि राजद्रोह के कानून को कई लोगों व संस्थाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और TMC की सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। राजद्रोह कानून की ये कहकर आलोचना की जाती है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को भी बाधित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुई सुनवाइयों के दौरान ये सवाल उठाया था कि अंग्रेजी हुकूमत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटने के लिए बनाए गए इस कानून की क्या आज कोई ज़रूरत है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा बजाने का क्या किसी नेता ने साफ साफ विरोध किया? RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस पर 2 टूक बयान दिया है। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जो बड़े बड़े नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे। लालू यादव ने खुद ही अपने बयान को ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हो। उन्होंने तो ये भी साफ साफ कह दिया कि इरिटेट करने यानी चिढ़ाने जाते हैं जिससे लोग रिएक्ट करें और दंगा हो। ये लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। उनकी यह पदयात्रा 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण में स्थित गांधी आश्रम से शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अभी किसी राजनीतिक दल का गठन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि लोकतंत्र के असली मास्टर्स के पास जाने का समय आ गया है जिससे लोगों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझाया जा सके और जन सुराज के साथ आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार के गांवों, शहरों, गांव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चुनाव रणनीतिकार ने कहा कि पदयात्रा के दौरान वो लोगों की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो हज़ारों लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश करेंगे और इस पदयात्रा में 8 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। किशोर ने कहा कि पिछली बार उन्होंने बात बिहार की कार्यक्रम की घोषणा की थी लेकिन तब कोरोना की वजह से वो इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए और अब हालात सामान्य हो गए हैं तो वो बिहार को समझने के लिए निकल रहे हैं। किशोर ने कहा कि वो अपनी पूरी समझ और पूरी राजनीतिक कौशल को बिहार के लोगों को समर्पित कर रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई है। यहाँ के सांगानेर इलाके में एक समुदाय के 2 युवकों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव की घटना और राजस्थान के करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा और मंदिरों को तोड़े जाने की घटना को लेकर जमकर सियासी बवाल हो चुका है। भीलवाड़ा पुलिस ने कहा है कि एक समुदाय के 2 युवक बुधवार शाम को एक धार्मिक स्थल के बाहर बैठे थे। रात को लगभग 10 बजे 4 बाइकों में कुछ हमलावर आए और इनमें से एक युवक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अजमेर रेंज के IG रुपेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है।
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है। हालांकि पुलिस टीमें हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के काम में जुटी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हर जगह आग लगा रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे। गहलोत ने कहा कि करौली में दंगे के लिए जो तरीका अपनाया गया वही तरीका 7 राज्यों में था। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले। करौली में दंगों के लिए जो तरीका अपनाया गया वही तरीका 7 राज्यों में था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा, अगर अमित शाह जी के अंदर दम है तो गृह मंत्रालय कमेटी बनाए, उसमें हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों। करौली के बाद जो 7 राज्यों में दंगे भड़के उसकी जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या प्लानिंग थी, तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। आगे दंगे होने रुक जाएंगे, ये मेरा मानना है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी आयोग ने राज्य के चुनाव क्षेत्रों की सीमा में बदलाव के अंतिम आदेश पर गुरुवार को दस्तखत कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि आयोग ने राज्य में कुल कितनी सीटें रखे जाने की सिफारिश की है और हर सीटों के इलाकों की सीमा क्या होगी। सरकार ने इस आयोग का गठन मार्च 2020 में किया था। इसके गठन का उद्देश्य विधानसभा और संसद की सीटों की सीमाओं में बदलाव करना था। हरियाणा के करनाल में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। इन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर गुरुवार सुबह करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा से पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े हुए हैं। ये संदिग्ध आतंकवादी इनोवा गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी की तलाशी ली और इनके कब्जे से हथियार बरामद किए। इनके कब्जे से 3 आईईडी बरामद की गई हैं। इनमें से 3 फिरोजपुर जिले और 1 लुधियाना जिले का रहने वाला है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3275 नए मामले सामने आए। इसके अलावा बीते एक दिन में 3010 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 55 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 19,719 हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।